हाँ जी, good evening and welcome back, dear students, to the physics vision classes. Myself, Dr. Anuj Gupta. I welcome you all here. तो जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे मास्टर कैडर का जो कोर्स कर रहे हैं उसमें 2016, 17, 20, 21 ये पेपर्स अलग से सॉल्व तो करे हुए हैं, लेकिन इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस फिर से कर रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं इस बार। ठीक है, तो जब कंप्लीट पेपर कर रहे होते हैं तो उसमें क्वेश्चंस को अलग अलग वैरायटी से सिर्फ उन क्वेश्चंस को ज़्यादातर किया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज में क्या है, अभी हम उस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लेते हैं पूरा, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना पढ़ लेते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की भी बातचीत कर लेते हैं, और जो पेपर में आए हुए थे क्वेश्चंस वो भी हो ही जाते हैं पूरे। ठीक है, तो इसी के साथ अब इसी सीरीज में जो ये वाली क्लास है इसमें हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं फिर। अगर सब ठीक है तो आ जाओ, अच्छे से काम करते हैं यहाँ पे। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट के साथ। तो मास्टर कैडर 16 में 5 क्वेश्चंस आए थे विच वर फ्रॉम सॉलिड स्टेट फिजिक्स और कंडेंस मैटर फिजिक्स। तो देखने शुरू करते हैं वो कि वो क्या क्या थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू डिबेज थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, वेयर इज द लॉ ऑफ डुलोंग एंड पेटिट वैलिड। तो डुलोंग एंड पेटिट लॉ पूछा हुआ है कि कहाँ पे वैलिड था। तो आपको अगर थोड़ा बहुत भी थ्योरी का याद हो स्पेसिफिक हीट का, तो यहाँ पे जो रेंज थी, जहाँ पे सी वी इक्वल टू 3R कांस्टेंट ले लेते थे हम, कांस्टेंट, वो जो रेंज है वो हाई टेम्परेचर्स भी आती है, और वो जो लॉ था वो डुलोंग एंड पेटिट था। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट फॉर दिस। ओके, सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में पूछा है कि एक्सरेज में जो एनालिसिस होता है तो वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ इज यूज्ड। तो ये एक रेंज दी हुई है, वेवलेंथ की रेंज, और ये पूछा हुआ है कि ये जो वाइड रेंज है ये पूरी की पूरी ये कौन से मेथड में यूज होती है। तो अगर इसमें मैं बात करूं तो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में क्या रहता है, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में कोई वेवलेंथ की रेंज नहीं होती, एक फिक्स्ड वेवलेंथ होती है। ठीक है, एक फिक्स वेवलेंथ पे वो रोटेशन वाला फिनोमिना लगा के आंसर निकालते हैं। और पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड में क्या होता है, इसमें भी एक तरह की मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज होती है, मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ यूज हो रही है, तो इसमें भी कोई रेंज नहीं है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया और ये दोनों ऑप्शंस भी गलत हो गए। तो बचा एक ही हमारे पास, लेवेज मेथड। इसमें एक वाइड रेंज यूज होती है और यही वाली वो रेंज है जो उसमें हम अक्सर यूज किया करते हैं, विच इज 0.22 2.0 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो आपको सारे मेथड्स का पता होना चाहिए, ये अच्छा रहता है। तो नेक्स्ट टाइम वो वाइड रेंज की जगह अगर फिक्स्ड वेवलेंथ पूछ लें तब आप आंसर अलग पे मार्क करोगे, है ना। तो इस तरह से आपको सारे ऑप्शंस का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए रिजल्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच इज हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स इज यूज्ड टू मेजर। अब हॉल इफेक्ट होता क्या है, अगर आप हॉल इफेक्ट की थ्योरी देखो तो हॉल इफेक्ट, इसमें क्या होता है, अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो उस पे फोर्स लगता है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो उस पे फोर्स लगता है, और वो फोर्स क्या करता है, वो फोर्स उसे कंडक्टर को मूव करने की कोशिश करता है इन द डायरेक्शन ऑफ in a direction which is perpendicular to I and B,
विच इज परपेंडिकुलर टू दीज, मूव करता है। और जब आप कोएफिशिएंट लेते हो तो आपको याद होगा RH 1 बाय क्या होता है इसमें, हॉल कोएफिशिएंट जो है दैट कम्स आउट टू बी 1 बाय NE, ठीक है। तो इसी से यहाँ से ही हम काफी सारी चीजों का पता लगाते हैं। कौन कौन सी चीजों का पता लगाते हैं हम हॉल इफेक्ट में, जैसे कि कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ये पता लगाते हैं इसमें, और मोबिलिटी के बारे में भी पता करते हैं, मोबिलिटी के बारे में। ओके, बेसिक टर्म्स हैं, आपको पता होंगी। कंडक्टिविटी के बारे में भी पता करते हैं, और सबसे मेन चीज कि हम पता करते हैं कि साइन ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या है, मतलब जो मूविंग चार्जेस हैं वो कौन से हैं, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। साइन ऑफ चार्ज कैरियर्स भी पता करते हैं। ये एडवांटेजेस हैं हॉल इफेक्ट के, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। अच्छा, जब साइन ऑफ चार्ज कैरियर्स पता लग जाएगा तो इससे हमें टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर भी पता लग जाएगा कि वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है कि एन टाइप है, ये इससे भी पता लग जाएगा। सो ऑल दीज आर बेनिफिट्स यूजेस ऑफ यूजिंग हॉल इफेक्ट और हॉल कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं, वो भी सिंपल ही था। अरे ये तो बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड ही आ गया, ये तो बिल्कुल ही इजी है। क्रिस्टलोग्राफिक नोटेशन पूछी हुई है ये वाली, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये फैमिली ऑफ इक्विवेलेंट डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर ऐसा दिया होता उन्होंने क्लोज ब्रैकेट में UVW ऐसा दिया होता तो वो फिर एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती, एक डायरेक्शन को, लेकिन ये वाले ब्रैकेट्स नहीं है, ये वाले ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, फैमिली ऑफ डायरेक्शंस को। अच्छा, और अगर ये वाले ब्रैकेट दिए होते तो ये वाले ब्रैकेट किसके लिए यूज होते हैं, HKL में, और ये वाले ब्रैकेट्स यूज होते हैं मिलर इंडिसेस में, मिलर इंडिसेस। ओके, तो इस तरह से आप आराम से किसी का भी आंसर कर सकते हो, किसी भी ऑप्शन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। So we have in the crystal system all the three lattice vectors are perpendicular to each other. Okay, so we have all the angles alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree, and vectors are not equal to each other means A is not equal to B is not equal to C. तो ये वाली कन्फिगरेशन जो है ये कौन से सिस्टम की है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये ऑर्थोरोम्बिक की होती है। इसके लिए आप ये वाला टेबल फोटो खींच के रख सकते हो। इस वाले टेबल में क्रिस्टल सिस्टम्स में आपको ये सारे याद होने चाहिए कि जब तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है और एंगल भी 90 नहीं है तो ये सबसे जनरल स्ट्रक्चर है कि तो ना तो एंगल इक्वल हुए, ना वो 90 हुए, ना कोई लैटिस पैरामीटर की लेंथ इक्वल हुई, कुछ नहीं हुआ, तो सबसे जनरल स्ट्रक्चर है ट्राइक्लिनिक, जिसमें कोई केस नहीं बनता किसी भी तरह का, तो सिर्फ एक ही लैटिस होती है उसमें, और वो कौन सी होती है, सिंपल टाइप की, ठीक है। ऐसे ही बाकी भी देख सकते हो, जब साइड्स इक्वल होने लग जाएं लेकिन एंगल 90 ना हो तब कौन सा है, ट्रायंगल है। जब दो साइड्स इक्वल हो, दो एंगल्स 90 हो तब हेक्सागोनल है, और ऐसे ही जब एंगल दो 90 हो साइड्स इक्वल ना हो तो मोनोक्लिनिक है, फिर टेट्रागोनल है, फिर क्यूबिक है। और जो हमने केस देखा, जो हमारे पास क्वेश्चन आया था उसमें ऑर्थोरोम्बिक की बात हो रही थी, जिसमें तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं है और तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल हैं 90 डिग्री, दैट इज एन ऑर्थोरोम्बिक शेप। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रख लेना कि इसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लैटिसेस हैं, दैट इज 4, ठीक है। और 4 में कौन कौन से आते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड तो आप पढ़ते ही हो, जो कि क्यूबिक सिस्टम में सारे में ही पढ़ते हो। क्यूबिक में हम FCC, BCC, SCC यही तो पढ़ते रहते हैं, जब 3 इन नंबर। और ऑर्थोरोम्बिक में उससे भी ज्यादा एक होता है एंड दैट इज बेस सेंटर्ड, तो इसमें 4 होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले से फर्क क्या है, ऊपर वाले में साइड्स इक्वल हो गई हैं क्यूबिक में, इसमें साइड्स इक्वल नहीं है, एंगल सारे इक्वल हैं। ओके, तो ये आपको पूरा का पूरा टेबल याद होना चाहिए, आपके पास नोट्स में भी अवेलेबल है।
इस तरह से आप यहाँ से फोटो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इस तरह से आपको ये सारा याद होना चाहिए। ओके, चल तो पिछला क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ जिसमें अल्फा बीटा गामा इक्वल थे, तो हमारे पास शेप कौन सी आ रही थी, ऑर्थोरोम्बिक वाली। ओके, चलिए तो इसके बाद अगला पेपर आ गया 2017 वाला। उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चंस आए थे जो कि करने वाले थे, वो देख लेते हैं हम। तो पहला तो रिपीट ही है, आपको पता है कौन सा ऑप्शन सही आंसर है ना। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये अच्छा क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के बेसिस पे ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको क्या निकालना है इसमें, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन अ मेटल कैन बी कैलकुलेटेड। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स यानी कि क्या लिखूं मैं, dn बाय de लिख दूं, dn बाय de, ठीक है। ये किससे कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखना है हमें। तो अगर आप EF का फॉर्मूला देखो, फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला देख लो, तो वो आपको याद भी होगा, उसमें डिपेंडेंस देखनी होती है विच इज h कट स्क्वायर बाय 2m, h कट स्क्वायर बाय 2m, और साथ में क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, चलो इसकी तो कोई बात नहीं। अंदर ब्रैकेट में एक फैक्टर आता है 2 पाई स्क्वायर, वो भी कांस्टेंट है, वो याद ना भी रहे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन n जो है वो उसकी पावर कितनी है ये याद रहनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूं आपकी। n में जो पावर आई है ना ये 2/3, ये 3 फैक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 फैक्टर रिप्रेजेंट करता है कि ये स्पेस में बात हो रही है, 3 डायमेंशन में बात हो रही है। और ये 2 फैक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बात करता है पार्टिकल की, जिसमें E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, यानी कि p स्क्वायर यानी कि p की सेकंड पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पावर 2/3 आती है फर्मी एनर्जी में। इसे को यूज करके हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वगैरह निकाल लेते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, आप ये देख सकते हो ऑप्शन में से कि सिर्फ फर्मी एनर्जी या सिर्फ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से नहीं निकलता, हम दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, या तो फर्मी एनर्जी से निकाल लो या डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से निकाल लो, दोनों से निकल सकता है ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ओके, चलो क्योंकि दो ही फैक्टर थे ना, n और e, उन्हीं को देख रहे हैं हम, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है वो रिपीट है, कर लिया हुआ है हमने। उससे नेक्स्ट जो है वो भी रिपीट ही लग रहा है, लैटिस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इक्वल, यानी कि अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री हैं, और लैटिस वेक्टर्स आर अनइक्वल, अनइक्वल मतलब a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c है। ओके, तो इसका मतलब ये ऑर्थोरोम्बिक ही है, वही क्वेश्चन अगले साल फिर से रिपीट कर गया। तो ध्यान से, पर आपको सारे स्ट्रक्चर आते होने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप यही वाला स्ट्रक्चर याद करके जाओ। चलिए आगे देखते हैं। अब 4-5 क्वेश्चन फिर से आ गए। मास्टर कैडर ये कौन सा पेपर है, ये 2020 वाला पेपर है, ठीक है, 2020 वाला, जिसमें ये अभी जनवरी 2021 में हुआ था, ये उसका पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें, इज द विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल एंड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज करेक्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जितनों के साथ वो नियरेस्ट कांटेक्ट में है। तो अगर कोई एटम पिछले 4 एटम के साथ कांटेक्ट में है, 4 नियरेस्ट है उसके, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, इस तरह से होता है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा है, बॉडी सेंटर्ड में 12, बॉडी सेंटर्ड में 12 नहीं होते, कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, देखो आप मान लो आप ये बना रहे हो, ठीक है, हम एक एक करके सारों को देखेंगे। तो ये मैंने कोई क्यूबॉइड या क्यूब बना दिया, बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के सेंटर में होता है ना पूरा, आप ऐसा समझ लो जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम के बिल्कुल सेंटर में एक एटम रखा है, तो उसके नियरेस्ट कितने एटम है, वो जितना इस कॉर्नर से दूर है, कॉर्नर अलग पेन से बनाऊंगा, हाँ जी, जितना इस कॉर्नर से दूर है उतना ही इस कॉर्नर से दूर है, उतना ही इस कॉर्नर से, उतना ही इससे, तो सारे के सारे 8 के 8 कॉर्नर से वो इक्वल डिस्टेंस पे है, 8 के 8 कॉर्नर से
वो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यानी कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी 8 एंड नॉट 12। तो ये तो गलत हो गया। ओके, अगला देखते हैं। फेस सेंटर्ड में क्या होता है? फेस सेंटर्ड में हर फेस पे होता है ना, वो हर फेस पे होता है सेंटर में। तो फेस सेंटर एटम में अगर आप इस देखोगे, ये ऐसे है जैसे समथिंग लाइक अ वॉल, उस वॉल के बिल्कुल सेंटर में एटम है। सामने वाली वॉल के भी सेंटर में है, साइड वाली वॉल के भी, इधर लेफ्ट साइड वाली वॉल के भी, सबके सेंटर में है। तो अगर आप देखोगे तो ये चार जो हैं, चारों कॉर्नर दीवार वाले, इसी दीवार वाले, वो बिल्कुल उससे इस डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, अब इन चारों के अलावा, उन चारों के अलावा जो फेज से इस फेज से नेक्स्ट फेस है, साथ वाला फेस है, उसमें जो फेस सेंटर्ड में एटम रखा है उससे भी इसका डिस्टेंस इतना ही होगा। ठीक है, तो चार तो हो गए कॉर्नर वाले, चार हो गए कॉर्नर वाले, और चार हो गए फेस पे, फेस सेंटर वाले। और ये चार नहीं हुए असल में, ये फेस सेंटर वाले जो हैं चार तो हुए फ्रंट पे और चार हुए बैक पे, है ना। तो जहां पे भी वो एटम होगा उसके आगे भी चार एटम होंगे दूसरे फेज में, और उसके पीछे भी चार फेज में होंगे। ओके, तो इस हिसाब से फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 6 नहीं होते, 12 होते हैं, 12 होते हैं। ओके, अच्छा डायमंड में देखोगे अगर आप, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें चार नियरेस्ट नेबर होते हैं, और अगर हेक्सागोनल में देखोगे उसमें भी 12 होते हैं। सेम लॉजिक है, सेम डायग्राम है, आपने पढ़ी हुई है डायग्राम्स। मेन, बीसीसी, एफसीसी और सिंपल क्यूबिक, ये तीन चलती होती हैं, वो उनका अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी भी अपने आप हो जाते हैं आराम से। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखें अगर, तो नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ओके, सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं। तो इसमें पेपर में स्टार मिला था, पहली बार उन्होंने शायद आंसर दे दिया था, दूसरी बार उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाने के बाद स्टार भेज दिया था। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं बता दूं एक बार फिर से कि क्या क्या करना है इसमें। एक सिंपल है, सिंपल क्यूबिक, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा है फेस सेंटर्ड। सबके नोट्स आपको मिले हुए हैं, उनमें सब कुछ ये दिया हुआ सब कुछ। तो आपको इन तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमने अभी अभी देखा सभी का पता हो। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन ये भी पता हो, अच्छा रहता है। ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता हो, अच्छा रहता है। और जो आर है ना, एटम्स की रेडियस, और जो ए है एज लेंथ, क्यूब की एज लेंथ, इन दोनों में रिलेशन, इन दोनों में रिलेशन, ये कुछ एक चीजें पता होनी चाहिए। अगर पता होंगी तो इनके काम आराम से होंगे। ठीक है, आई होप इसमें ये आपको पता होगा कि सिंपल वाला जो है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, और जो बीसीसी एंड एफसीसी हैं वो नॉन प्रिमिटिव है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं, ये सारी पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, रिपीटेबल एंटिटी ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नोन एज, रिपीटेबल पता ही है, यूनिट सेल जो है वो रिपीट करता रहता है, तो ये हो गया, सिंपल है, डेफिनेशन बेस्ड ही है। नेक्स्ट, ब्रेवाइस लैटिस कंसिस्ट ऑफ डैश स्पेस लैटिसेस, ब्रेवाइस लैटिस में कितने लैटिस होते हैं? तो आंसर है इसका 14, 14 होते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये स्पेस में है, 3 डायमेंशन, स्पेस मतलब 3 डायमेंशन में है। ओके, अगर आप 2 डायमेंशनल ले लो, अगर आप प्लेन लैटिस में पूछो ब्रेवेस के बारे में, तो फिर कितनी लैटिसेस आएंगी? फिर 5 आएंगी। ओके, तो उस हिसाब से देख लेना, पर स्पेस में 14 होती हैं, ये हुआ आपको पता ही है।
अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में क्या बताया मैंने आपको? प्रिमिटिव में बताया कि सिंपल वाली होगी। नॉन प्रिमिटिव में, नॉन प्रिमिटिव में होगा बीसीसी और एफसीसी। प्रिमिटिव सिंपल है। अब सिंपल में क्या होता है, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हर एटम का, और 8 ही कॉर्नर्स हैं, तो ये टोटल हो जाता है 1, यानी कि इसमें कितने पार्टिकल्स हैं प्रिमिटिव में? 1। कितने एटम्स हैं? 1। ओके, नेक्स्ट करते हैं, सिलिकॉन एटम्स कंबाइन इनटू एन ऑर्डरली पैटर्न कॉल्ड एज। ये तो डेफिनेशन ही होगी, क्रिस्टल की डेफिनेशन है। अगर ऑर्डरली पैटर्न है तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, अगर ऑर्डर नहीं है तो अमोर्फस स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, तो बेसिक क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास चलो अगला पेपर भी आ गया, मास्टर कैडेट 2021 वाला बैकलॉग वाला पेपर है, ये जून में हुआ था। बैकलॉग वाले में पेपर में 4 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से उन्होंने डाले थे, तो अब सीख लेते हैं ये। तो पहला क्वेश्चन है, क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द आइसोटॉप ऑफ ए सुपरकंडक्टर इज। सो आइसोटॉप्स के लिए ना, आइसोटॉप्स के लिए तो उन्होंने, आपको पता है एक लॉ है इस पे, और वो क्या कहता है कि सुपरकंडक्टर में क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो √m पे डिपेंड करता है, यानी कि जिस आइसोटॉप का मास ज्यादा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, जिसका मास कम उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम। तो मैं अगर डिफरेंट पे लगा दूं तो ठीक रहेगा ना, डी ऑप्शन, क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट है, डिफरेंट आइसोटॉप्स के लिए डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच एनर्जी डज नॉट परमिट द थिकनेस ऑफ ब्लॉक वॉल टू द इंफिनिटी। ब्लॉक वॉल टू द इंफिनिटी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और डिटेल में डिस्कस करने वाला क्वेश्चन है। वैसे तो ब्लॉक वॉल्स की डोमेन्स जो होती हैं उसमें बाउंड्री पे जो एक्सचेंज एनर्जी है, एक्सचेंज एनर्जी, ओके, वो क्या करती है, वो बाउंड्री को रिड्यूस करने की कोशिश करती है। ये नहीं, एक्सचेंज एनर्जी नहीं, इंक्रीज करने की कोशिश करती है। एक्सचेंज एनर्जी बाउंड्री पे इंक्रीज करने की कोशिश करती है बाउंड्री को, और एनाइसोट्रॉपी क्या करती है, एनाइसोट्रॉपी रिड्यूस करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो बाउंड्री पे मैं पहले बता देता हूं कि है क्या। मैग्नेटाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट होने से, मैग्नेटाइजेशन जो है वो अलग अलग होने से अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग होती है, किसी डायरेक्शन में कम, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में ज्यादा। ठीक है, अलग अलग होती है। तो अब ब्लॉक वॉल्स में जो अलाइनमेंट पैरेलल टू द फील्ड है वो ज्यादा फेवर करते हैं, वो बढ़ती है, पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड, ये इंक्रीज होती रहती है। किसकी कॉस्ट पे? कुछ कम हो रहा है, कुछ तभी कुछ ज्यादा हो रहा है ना, तो किसकी कॉस्ट पे? ये कॉस्ट पे ओरिएंटेड डोमेन्स, जो अनफेवरेबली ओरिएंटेड डोमेन्स हैं उनमें। डोमेन थ्योरी भी आपने पढ़ी हुई है, कोई जरूरत नहीं है वैसे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब ये जो, मतलब जो अनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर है कि एक डायरेक्शन में ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हो रही है, दूसरे में कम हो रही है, इसमें जो बाउंड्रीज पे एक्सचेंज करने की कोशिश करता है या उसे इंक्रीज करने की कोशिश करता है वो होता है एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, लेकिन ये तो इंक्रीज करता 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 बाउंड्री इंफिनिटी पे पहुंचा देगा, तो उसमें एनाइसोट्रॉपिक एनर्जी होती है जो क्या करती है, उसे बढ़ने नहीं देती, उसे रिड्यूस करने की कोशिश करती है। और इसकी इसी कोशिशों की वजह से ये जो है थिकनेस जो है ना तो इन्फिनिटी पे जा रही, ना ये कह लो रिड्यूस हो रही, तो ये इन्फिनिटी पे नहीं जा रही। मतलब कौन सी एनर्जी काम कर रही है यहाँ पे, कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? यस, अगर वो इन्फिनिटी पे नहीं जा रही तो वो अनाइसोट्रॉपिक एनर्जी काम कर रही है। अनाइसोट्रॉपिक एनर्जी क्या होती है, एक डायरेक्शन में अलग मैग्नेटाइजेशन, दूसरी डायरेक्शन में अलग मैग्नेटाइजेशन, इसे मैग्नेटाइज करने में फिर अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी ना। सो दिस डिफरेंस इन एनर्जी
इज अनआइसोट्रॉपिक एनर्जी, ठीक है, और वो अनफेवरेबली डोमेन को रिड्यूस करती है, इंक्रीज नहीं करने देती, इसीलिए ये ब्लॉक वॉल को इन्फिनिटी पे नहीं जाने देती। ठीक हो गया? क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है वैसे, बट सिंपल है, इट्स ओके, हो जाता है आराम से। बेसिक आइडिया है, सीधा आंसर याद रखना है तो याद रख लो कि कौन सी एनर्जी लगेगी, अनाइसोट्रॉपिक एनर्जी लगेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो अगला बड़ा सिंपल है, यूनिट सेल रिपीट ही है, और रिपीटेबल को हम यूनिट सेल बोलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तो इसे करते हैं अच्छे से। सेमीकंडक्टर मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर फैब्रिकेटिंग लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड्स पढ़े थे हमने पीएन जंक्शन डायोड में, सारी वैरायटी पढ़ी थी, टनल डायोड, फोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, लो कैपेसिटेंस डायोड, अलग अलग डायोड्स हैं। यहाँ पे उन्होंने लाइट एमिटिंग का पूछा है। आपको पूछा है कि विजिबल रीजन में ऑपरेट कौन से वाला लाइट एमिटिंग डायोड करता है, तो हम सिलिकॉन को तो छोड़ ही देते हैं और जर्मेनियम को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं आपको दो तीन चीजें लिखवाता हूँ। मैं लिखवाता हूँ आपको गैलियम नाइट्राइड, फिर लिखवाता हूँ गैलियम फॉस्फाइड, और फिर लिखवाता हूँ गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, आप देख रहे होंगे नाइट्राइड सबसे ऊपर है पीरियोडिक टेबल में, वो फिर नीचे जो है फॉस्फोरस और नीचे आते आते हैं, और आर्सेनाइड और नीचे आते आते हैं। तो सबसे ऊपर वाले की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, तो अगर गैलियम नाइट्राइड आप ले रहे हो तो वो समझ लो लाइट एलईडी जो है वो वाली एलईडी अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगी। ठीक है, और अगर फॉस्फाइड ले रहे हो तो अल्ट्रावायलेट से थोड़ा सा कम विजिबल में आ जाएगी। यहाँ पे कौन से आते हैं, ग्रीन येलो, ग्रीन और येलो जो है वो आ जाती होती हैं। ओके, और लास्ट आर्सेनाइड अगर और नीचे आओगे तो वो आईआर रीजन में चला जाएगा, तो वो इंफ्रारेड रीजन में ले जाएगा। तो यहाँ पे विजिबल रीजन पूछा है ना, यानी कि फॉस्फाइड को ले सकते हो, तो फॉस्फाइड पे टिक कर दो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया ना, कि जैसे जैसे नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनाइड की तरफ मूव कर रहे हैं, एनर्जी कम होती जा रही है, और यूवी से विजिबल, विजिबल से इंफ्रारेड आ रही है। ठीक हो गया? सो दैट्स इट, यहां तक थे क्वेश्चंस हमारे, जो वो थे सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के। ओके, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, कोई टफ वाली बात नहीं थी किसी में, लॉजिकली ठीक है सारे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब हम अगले पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, विच इज इलेक्ट्रॉनिक्स। ब्रेक ले लो आराम से, कुछ दिक्कत है कुछ पूछ लो, कमेंट कर लो, सोच लो, नोटबुक निकाल के अच्छे से कोशिश कर लो। फिर हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को शुरू करते हैं। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे सॉलिड स्टेट से, लेकिन इसके क्वेश्चंस इजी भी आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5-4 टॉपिक हैं, उन्हीं टॉपिक्स में से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। ओके, ब्रेक टाइम खत्म, जो चाय पानी ठंडा गर्म पीना हो पी लिया, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज रिलेटेड टू फीडबैक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप किसी को पॉजिटिव फीडबैक दो चाहे नेगेटिव दो, कुछ ना कुछ आप उसका फायदा कर रहे हो। ठीक है, और एक और बात जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने देखी है, समझी है, सीखी है, कि पॉजिटिव फीडबैक से सिर्फ और सिर्फ गेन बढ़ता है। ठीक है, लिख दूं यहाँ पे, सिखा लूं, ये भी एक बार फिर से सिखा दूं। पॉजिटिव फीडबैक से गेन बढ़ता है, नो डाउट्स बढ़ता है, गेन इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वो इंक्रीज गेन जो है वो इनस्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है, इनस्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है, और उस इनस्टेबिलिटी की वजह से ही ये एम्पलीफायर्स में कम और ऑसिलेटर्स में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने नेगेटिव फीडबैक लगाया
तो गेन तो कम हो जाएगा, गेन कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेबल हो जाता है और इसके अपने बड़े फायदे हैं। स्टेबल हो जाता है ये सिस्टम, ये प्लस इसके साथ डिस्टॉर्शन कम हो जाती है, चाहे वो गेन डिस्टॉर्शन, फेज डिस्टॉर्शन हो, डिस्टॉर्शन कम हो जाती है। उसके साथ हम इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस के साथ भी खेल सकते हैं, उसे बढ़ाना है या कम करना है हम उसके साथ प्ले कर सकते हैं, बढ़ाना है या कम करना है। और इनपुट ही नहीं, आउटपुट रेजिस्टेंस के साथ भी, आउटपुट इम्पीडेंस के साथ भी हम ऐसे ही ऊपर नीचे उसे कर सकते हैं। तो इसके अपने बड़े सारे फायदे हैं, आपको नोट्स में भी भेज ही दिए और मिले ही हुए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान होने चाहिए, किसमें कौन सा पॉइंट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किसका कैसा है। तो ओवरऑल आपको पता है नेगेटिव फीडबैक के ज्यादा फायदे हैं। वैसे भी हमें पता है कि नेगेटिव फीडबैक से बंदा और सुधरता है, अगर तमीज से बताया जाए, अगर ढंग से बताया जाए। तो बात अगर गलत तरीके से बताओगे तब नेगेटिव फीडबैक नुकसान कर सकती है, फायदा नहीं देती, लेकिन अगर सही तरीके से बताओगे तो नेगेटिव फीडबैक जो है वो बहुत सारे फायदे देती है। फिलहाल हम इलेक्ट्रॉनिक के एम्पलीफायर पे चलते हैं, और अगर हम एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक ऐड करें तो उससे क्या होगा ये बताना है। गेन डिक्रीज होगा, बिल्कुल ठीक। डिस्टॉर्शन इंक्रीज होगी, बिल्कुल नहीं, डिस्टॉर्शन इंक्रीज नहीं हो सकती। गेन इंक्रीज नहीं होगा, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब बचा डिक्रीज गेन, बिल्कुल ठीक। डिक्रीज डिस्टॉर्शन, बिल्कुल ठीक। इंक्रीज्ड इनपुट इम्पीडेंस, बिल्कुल ठीक। और डिक्रीज आउटपुट इम्पीडेंस, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही अगला देखोगे तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। अब फर्क ये है कि मैंने आपको जब पॉइंट्स लिखवाए थे तो बताया था कि मॉडिफिकेशन ऑफ इनपुट इम्पीडेंस भी है और आउटपुट इम्पीडेंस भी है, आउटपुट और इनपुट दोनों है। लेकिन क्या होता है, आप दो सीरीज और कॉम्बिनेशन बनाते हो इसमें, वन इज वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वोल्टेज सीरीज फीडबैक, अनदर इज करंट शंट फीडबैक, करंट शंट फीडबैक। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है वो वोल्टेज सीरीज में क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस करंट बढ़ जाता है और आउटपुट कम हो जाता है। और करंट शंट में क्या होता है, इनपुट कम हो जाता है और आउटपुट बढ़ जाता है। तो जो उन्होंने पूछा है उसमें आप सीधा सीधा ये लिख सकते हो, अगर वोल्टेज सीरीज ये वाला फीडबैक हो। लेकिन अगर करंट शंट हो गया, अगर करंट शंट हो गया तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे उन्होंने सी मार्क किया है तो आप सी के साथ जा सकते हो, वोल्टेज सीरीज इज मोर कॉमन, तो वोल्टेज सीरीज को प्रेफर कर सकते हो आप इंस्टेड ऑफ करंट शंट। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था बड़ा, और हमने फीडबैक भी सीख लिया इसी के साथ। यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स हैं, करे तो हुए हैं पहले, दोबारा से हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इसमें क्या है, इन हाफ वेव रेक्टिफायर द पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज अक्रॉस द ट्रांसफार्मर। ओके, सो पीक वैल्यू दे दिया हुआ है, जो वोल्टेज भेजी उसकी पीक वैल्यू दे दी हुई है 20√2 वोल्ट। आई एम नहीं लिखना, ई एम लिखना है ना, क्योंकि ये करंट नहीं है, ये वोल्टेज है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, ई एम लिख देता हूँ। ओके, अब पूछा गया उसमें मैक्सिमम डीसी वोल्टेज, तो यानी कि वोल्टेज ई डीसी पूछी है ना, और फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है, करंट में लिखवाया हुआ है, ऐसे सारे फॉर्मूले करंट में लिखवाए हैं। आई डी सी इज इक्वल टू आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई पाई, डिवाइडेड बाई पाई, वही फॉर्मूला यहाँ पे है। 20√2 को 3.14 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा। ठीक, so it will be 20 into under root 2, under root 2 is 1.4, 20 into under root 2 which is 1.4 is approximately 28, और 3.14 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो that means it is 9 point something, 3.14 से डिवाइड करोगे it means it is around 9,
सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर बाकी फॉर्मूले भी हैं वो भी याद होने चाहिए। आई आर एम एस जो है वो कितना था, आई एम बाई 2। इस तरह से हमने सारे निकाले थे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, ऐसे ही फुल वेव के लिए भी निकाले थे। आगे आएंगे तो बताऊंगा दोबारा से, नहीं तो आगे बढ़ते रहेंगे हम। ठीक हो गया, यहां तक पहुंच गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है। द डिवाइस दैट शोज नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस, समझाया हुआ है पीएन जंक्शन डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस अगर आपने लेनी है डीवी अपॉन डीआई, यानी कि वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट डिक्रीज, करंट इंक्रीज करने से वोल्टेज डिक्रीज, अगर आपने ऐसा कुछ करना है तो वो नेगेटिव रेजिस्टेंस जो है वो वाला टनल डायोड में ही पॉसिबल है, टनल डायोड में होता है ये। ठीक है, अच्छा इसके आपको बेनिफिट भी बताए थे कि नेगेटिव रेजिस्टेंस की वजह से ये क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स में, या फिर कह लो कि एम्पलीफायर्स वगैरह में यूज भी होते हैं टनल सर्किट्स। ठीक है, टनल डायोड यूज होते हैं इनमें क्योंकि नेगेटिव रेजिस्टेंस है इसके पास। तो इसमें क्या होगा, टनल डायोड सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन, सीबी मतलब कॉमन बेस, आप तीन कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो ना, कॉमन में कॉमन बेस, अमीटर और कलेक्टर, राइट। तो अब उसी में पूछ रहे हैं कि कॉमन बेस वाली कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन बेस वाली कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक वीआई कर्व, वीआई कर्व कौन सी होती है, आउटपुट वाली, इनपुट वाली नहीं, तो बाहर निकल के करना है। ठीक है, आउटपुट। तो अब देखो कॉमन बेस, कॉमन बेस में ये क्या है, यहाँ पे एक तरफ अमीटर है और इसी बेस के साथ दूसरी तरफ कलेक्टर है। तो आपको सिखाया हुआ है कि कॉमन पार्ट को छोड़ दो, बाकियों को ले लो, बाकियों को लोगे तो क्या आएगा, आउटपुट चाहिए ना, आउटपुट में बाकी है कलेक्टर, तो हम लेंगे कलेक्टर और बेस पे वोल्टेज, बेस तो कॉमन ही है। और करंट कौन सा लेंगे, करंट हम लेंगे आई सी, कलेक्टर वाला, आउटपुट वाला। और वैल्यू कांस्टेंट किसकी करेंगे, इनपुट की, और इनपुट सॉरी, और इनपुट क्या है, इनपुट है इसमें आई ई, तो हमारे पास आई ई कांस्टेंट पे वीसीबी वर्सेस आईसी का जो ग्राफ है आई ई कांस्टेंट पे, वो आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देगा। ठीक है, अगर इनपुट लेना होता तो क्या करते, फिर वीईबी देखते, वीईबी और आईई पे देखते, ठीक है, और बाहर वाले को कांस्टेंट कर देते। तो इस तरह से हम काम करते हैं, स्टैंडर्ड पैटर्न है। तो ऑप्शन देखो, वी हमारे क्या बनी, वी सी बी वर्सेस आई सी एट कांस्टेंट आई ई, राइट, सो दैट इज ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़े। अगला है कॉमन अमीटर में करंट गेन जो है वो बीटा है, इज रिलेटेड टू कॉमन बेस करंट जो है उसमें कॉमन बेस में अल्फा है, और दोनों में रिलेशन बताना है। तो कॉमन अमीटर अभी अभी सिखाया ना, जो कॉमन हो उसे छोड़ दो, तो करंट गेन में आउटपुट में कौन होएगा, कलेक्टर, इनपुट में कौन होएगा, बेस। ठीक है, एक और बार ट्राई करो, एक और बार ट्राई करते हैं। कॉमन बेस में बेस को छोड़ देंगे, अल्फा देखना है, करंट गेन देखना है, दिस विल बी इक्वल टू आउटपुट में कौन है, कलेक्टर, और इनपुट में कौन है, अमीटर। ओके, ठीक है, इतना ही है। तो अब आप इन दोनों में, तीनों में रिलेशन निकाल सकते हो। एक रिलेशन आपको ये करना पड़ेगा याद कि आई ई जो होता है, आई ई जो होता है दैट इज सम ऑफ आई बी एंड आई सी, इन्हीं अमीटर से ही करंट जाता है ना सारा, बेस और कलेक्टर में, तो ये वाला रिलेशन भी यूज होगा। ठीक है, यूज करके पूरा सॉल्व करना हो तो कर लेना, अदरवाइज एक निशानी और शॉर्टकट बता देता हूँ। बीटा में जो है ऊपर सी है, कलेक्टर है, नीचे बेस है, और कलेक्टर में करंट ज्यादा होता है, तो यानी कि बीटा इज ग्रेटर देन 1, बीटा इज ग्रेटर देन 1। और अल्फा जो है ऊपर कलेक्टर है, छोटा करंट है, आई ई से ही आ रहा है ना सारा करंट, कलेक्टर में भी आई ई से आ रहा है,
तो ये लेस देन 1 है। तो अब ऐसा रिलेशन देखो जिसमें अल्फा लेस देन 1 और बीटा ग्रेटर देन 1 प्रूव हो रहा हो, उल्टा ना जा रहा हो। जैसे कि मान लो ये देखोगे आप, ये वाला पहला रिलेशन ए ऑप्शन, तो उसमें अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा, अगर किसी भी चीज को उससे बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, छोटा नंबर, बीटा से 1 से छोटा नंबर, और बीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो यानी कि बीटा ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस तरह से आप बाकी के ऑप्शंस भी वर्कआउट कर लेना और आप देखोगे कि हमें ऊपर बड़ा चाहिए नीचे छोटा चाहिए, तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक आंसर आ जाएगा इसमें। ओके, बी ऑप्शन जो है वो इसमें ठीक आ जाएगा। तो लंबे पे नहीं जाना, आराम से सॉल्व हो रहा है, जो निकल रहा है जो, उसे उसी प्यार से तसल्ली से कर लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, अगले क्वेश्चंस पे। इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट पेपर का, मास्टर कैडर 17 का, और 11 क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा सा, पहला क्वेश्चन हमने अभी अभी किया, हाफ वेव रेक्टिफायर में। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है आई, जो डीसी है दैट इज आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय पाई, है ना। और एसी में कितना आता है, एसी में आता है आई एम बाय 2, आई एम बाय 2, इस तरह से है। तो ये अभी करोगे 20√2 को डिवाइड करोगे पाई से, 9 वोल्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, ये भी कर लिया, नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस टनल डायोड होता है, कर ली बातचीत इसकी भी। नेक्स्ट, हाँ ये बड़ा अच्छा है, ध्यान से देखना, डिफ्यूजन बैरियर की विड्थ पूछिए या एनर्जी पूछिए इन ए सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड याद कर लो एट रूम टेम्परेचर, याद कर लो डिफ्यूजन बैरियर जो है, डिफ्यूजन बैरियर ये सिलिकॉन डायोड का, सिलिकॉन के लिए कितना है, 0.7। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। अगर यही जर्मेनियम का पूछ लिया, डिफ्यूजन बैरियर जर्मेनियम का, देन इट विल बी 0.3। ठीक है, दो चीजें याद हो गई, और दो से काम नहीं चलना, एक और दो चीजें और सीखो, दैट इज बैंड गैप। बैंड गैप क्या होता है, जो उसे बैंड के वो बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए, वो सिलिकॉन में होता है 1.1, और जर्मेनियम में तोड़ने के लिए हमें चाहिए 0.7। ओके, तो कंफ्यूज मत होना कि जर्मेनियम में 0.7 आ रहा है या सिलिकॉन में 0.7 आ रहा है, दोनों में आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि बैंड गैप की बात कर रहे हो या डिफ्यूजन बैरियर की बात कर रहे हो। ओके, और ये भी याद रखना कि बैंड गैप जो है वो क्या होता है, रप्चरिंग ऑफ बॉन्ड्स ना। और ये भी ध्यान रखना कि डिफ्यूजन बैरियर के लिए मतलब रूम टेम्परेचर लिया हुआ है हमने यहाँ पे, और डिफ्यूजन बैरियर अलग चीज है। मतलब एक मेन जो कॉमन चीज है वो ये कि चाहे बैंड गैप हो और चाहे डिफ्यूजन गैप हो, एनर्जी एसआई की इट्स मोर देन एनर्जी ऑफ जर्मेनियम। ठीक हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट, लिख लो ध्यान से, अच्छे से याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन बेस्ड है। वोल्टेज गेन इज यूनिटी फॉर ए, यूनिटी कौन से वाले सिस्टम में होता है, ये कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन सोर्स। आपको पता होना चाहिए कॉमन सोर्स में होता है, कॉमन कलेक्टर में होता है, सॉरी कॉमन कलेक्टर में, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन जो है वो यूनिटी होता है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए इसे वोल्टेज फॉलोवर की तरह भी यूज कर सकते हैं, वोल्टेज फॉलोवर की तरह, क्योंकि ये वोल्टेज बढ़ा नहीं रहा ना, गेन तो दे नहीं रहा, ये तो बस फॉलो कर रहा है उसे, उसकी तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट JFET पे आ गया, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन ऑफ JFET इन्वॉल्व्स, ये तो सिंपल है, मेजॉरिटी कैरियर्स ही इन्वॉल्व करता है वो, क्योंकि बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं BJT,
उसमें हमने जिनमें एनपीएन और पीएनपी टाइप बोलते हैं, जिन्हें एनपीएन एंड पीएनपी टाइप, उनमें हमने सीखा है, उसमें हमने सीखा हुआ है इसमें दोनों फ्लो करते हैं चार्जेस। लेकिन जेएफईटी में क्या होता है, सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो, कॉमन मोड अलग अलग दिए हुए हैं, उसमें पूछा हुआ है अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर मोड। ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर मोड में एम्पलीफायर बनाया है तो क्या होगा, हाई इनपुट रेजिस्टेंस, लो आउटपुट रेजिस्टेंस। अब देखो आपको तीन लिखने हैं, कॉमन कलेक्टर लिख लेता हूं मैं पहले, कॉमन बेस लिख लेता हूं, फिर कॉमन एमिटर लिख लेता हूं। वैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं या ज्यादातर लोग जो हैं वो कॉमन बेस या कॉमन एमिटर की तरफ जाते हैं। कॉमन एमिटर में एमिटर फॉलोअर भी हमने बनाया हुआ है, कॉमन कलेक्टर पीछे पड़ा है। अब तीनों मोड्स लिख लिए मैंने, तीनों मोड्स लिख लिए, तो अब क्या होगा, तीनों मोड्स में आपने देखना है क्या क्या होने वाला है। इनपुट रेजिस्टेंस किस में ज्यादा, करंट गेन किस में ज्यादा। कॉमन एमिटर मोड की बात कर रहे हैं ना, कॉमन एमिटर में याद रखना वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन मतलब एवीई एमिटर मोड में ये भी बहुत ज्यादा होता है, और जो करंट गेन होता है ये भी बहुत ज्यादा होता है, दोनों बहुत ज्यादा है। लेकिन दोनों बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप इसके रेजिस्टेंसेस की बात करो, कॉमन एमिटर मोड के रेजिस्टेंसेस की, तो ना तो इसकी इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा है ना आउटपुट रेजिस्टेंस ज्यादा है, दोनों के दोनों ही कम होते हैं, मीडियम होते हैं। ठीक है, मीडियम किस किस के, मीडियम एज कंपेयर टू सीई और सीबी मोड, तो दोनों मीडियम है, मतलब ये बिल्कुल ठीक है। ये किसके लिए है, ये कॉमन एमिटर के लिए है। अगर अगर आपने इनपुट रेजिस्टेंस को हाई कर दिया और आउटपुट को लो कर दिया, तो आपका जो मोड हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमन कलेक्टर मोड, कॉमन कलेक्टर मोड, जिसमें कॉमन कलेक्टर में क्या रहता है, आर आई ज्यादा और आर आउट कम। ठीक है, और कॉमन एमिटर में तो लिख ही दिया रेजिस्टेंसेस की बात, दोनों मीडियम होती हैं। अच्छा, वेरी लो इनपुट और वेरी हाई आउटपुट, यानी कि आर, यानी कि आर आई लो एंड आर ओ हाई, ये कब होता है, ये होता है कॉमन बेस मोड में, कॉमन बेस मोड में ये चीज आती है। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट ऑप्शन बी है, पर बाकी भी आपको पता हो तो अच्छी बात है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सीबी कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट वोल्टेज एम्पियर कर तो लिया, तो वीसीबी वर्सेस आईसी आ जाएगा बस, ठीक है, और क्या। नेक्स्ट देखते हैं, एरो हेड ऑन द ट्रांजिस्टर सिंबल, एरो हेड ऑन द ट्रांजिस्टर सिंबल ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ, जो ये होता है ना, यहाँ पे ऐसे बनाते हो ऐसे बनाते हो ऐसे बनाते हो, इसमें एक एरो हेड लगा होता है, तो ये किसकी तरफ इशारा करता है, तो ये होल फ्लो की तरफ इशारा करता है जब अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो। ठीक है, होल फ्लो की तरफ जब एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो। नेक्स्ट करंट आईसीबीओ आ गया, आईसीबीओ कलेक्टर बेस करंट है ये, इसके साथ क्या होता है, जनरली ग्रेटर इन सिलिकॉन देन इन सिलिकॉन जर्मेनियम, ऐसे नहीं करना। डिपेंड्स लार्जली ऑन द मीटर बेस फंक्शन, ये भी बात नहीं कह सकते, लार्जली डिपेंड तो लार्जली करता ही नहीं किसी पे, ये तो अपना ही अपनी धुन में इंक्रीज होता रहता है, ये सिचुएशन है इसकी, इसे हम बोलते हैं थर्मल रन अवे, थर्मल रन अवे। रन अवे मतलब वो क्या हो रहा है, एक चीज दूसरे को बढ़ाई जा रही है, तो इवेंचुअली वो ब्लास्ट कर जाती है और एक्सप्लोड कर जाती है। यहाँ पे करंट जो है, करंट वो बढ़ता है टेम्परेचर से, क्यों, टेम्परेचर के हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं ना, उससे हीटिंग इफेक्ट से हीट बढ़ती है और हीट से टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ से वही करंट से हीट आती है जो टेम्परेचर को बढ़ाती है, और इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि एक चीज दूसरे को बढ़ा रही है, एक चीज दूसरे को बढ़ा रही है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ज्यादा हीट हो जाएंगे, अमीटर करंट से ज्यादा करंट जाने लग जाएगा, तो कलेक्टर करंट अपने आप बढ़ जाएगा, फेज में से भी ज्यादा करंट जाएगा, तो एक तरह से एक चीज दूसरे को बढ़ाती है। ठीक है, और इस सिचुएशन को बोलते हैं हम थर्मल
रनअवे, रनअवे बोलते हैं इसे जब एक दूसरे को बढ़ाती है। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो डी ऑप्शन ही बचता है, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से करंट भी इंक्रीज हो रहा है। डन, ठीक हो गया। चलें आगे, चलिए अगला देखते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्लीशन और स्पेस ट्रांजिशन इन ए जंक्शन डायोड कंटेन्स चार्जेस दैट आर। तो जो डिप्लीशन में चार्जेस होते हैं वो कौन होता है? तो जब आपको पढ़ाया था पीएन जंक्शन में, ये जो डिप्लीशन रीजन है ये बनता कैसे है और क्यों बनता है, किस तरह से बनता है, तब आपको पता लग गया होगा ये, और नहीं तो वो लेक्चर देख लेना। इसमें क्या होता है, फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस जो मूवेबल नहीं है ना, पॉजिटिव 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 आयंस हो चाहे या नेगेटिव 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 आयंस हो, जो मूवेबल नहीं है वो फिक्स्ड है। और मूवेबल क्यों नहीं है? क्योंकि आयंस हैं वो, और आयंस बहुत हैवी होते हैं, तो वो फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस का काम करते हैं। ओके, तो कौन सी ऑप्शन होगी? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस। नेक्स्ट जो है वो बड़ा सिंपल है, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप अल्फा बीटा देख के देख सकते हो, ग्रेटर देन 1 आ रहा है कि लेस देन 1 आ रहा है, उससे ही पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत होगा पक्का। ठीक हो गया। बहुत बढ़िया, अगले पेपर पे पहुंच गए हम, मास्टर कैडर 2020, जिसमें सिर्फ 6 क्वेश्चन आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, और ज्यादा टिपिकल नहीं है, वो भी सिंपल सिंपल ही है, तो कर लेते हैं अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर सप्लाई डायग्राम विच ब्लॉक इंडिकेट्स स्मूथ डीसी आउटपुट। तो पावर सप्लाई में जो डायग्राम है, उसकी जो ब्लॉक डायग्राम होती है, उसमें एक जगह स्मूथ डीसी आउटपुट होती है, और वो स्मूथ आउटपुट जो है हमें रेगुलेटर से ही मिल सकती है। ठीक है, वैसे भी नाम भी पता लग रहे हैं, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, स्मूथ तो नहीं करता, स्मूथ डीसी तो आती नहीं। फिल्टर क्या करेगा, उसके कुछ पार्ट को बाहर कर देगा, कुछ पार्ट को अंदर कर देगा। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, स्टेप अप कर देगा या स्टेप डाउन कर देगा। एक रेगुलेटर ही ऐसा होता है जो उसे रेगुलेट करता है, रेगुलेट करने का मतलब उसे स्मूथ बनाता है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द डीसी करंट थ्रू ईच डायोड इन ए ब्रिज रेक्टिफायर। जब हमने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था तब आपको बताया था इसकी सेंट्रल टैप और ये जो है ब्रिज, ये दो ऐसे मेथड्स हैं जो रेक्टिफायर जो है, ये दो रेक्टिफायर्स हैं फुल वेव के लिए, ठीक है, जो काम करते हैं। इसमें अगर आप देखोगे ब्रिज रेक्टिफायर छोटे होते ही पढ़ लिया था आपने, ऐसे 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 स्टार सा बना देता था, ये बीच में वो लगे हुए हैं सर्किट अपने, ठीक है। तो अगर ये करते हो, ब्रिज रेक्टिफायर देखते हो, तो उसमें डीसी करंट जो है, डीसी करंट वो लोड करंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई इज हीट प्रोड्यूस्ड इन अ डायोड। करंट की वजह से, करंट पासिंग थ्रू द डायोड है ना, तो करंट पास करेगा तो हीटिंग इफेक्ट आएंगे, आई स्क्वायर आर टी वाले, वो वाले हीटिंग इफेक्ट आएंगे। तो वो ये किसकी वजह से होता है, करंट पास करने की वजह से हीट होती है, इस फॉर्मूले से आती है। नेक्स्ट देखते हैं, कैपेसिटर दैट प्रोड्यूसेस एन एसी ग्राउंड इज कॉल्ड। ओके, तो अलग अलग तरह के कैपेसिटर दे रही है, डीसी ओपन, कपलिंग कैपेसिटर, एज ओपन कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर। बाकी तो छोड़ दो, डीसी ओपन और एसी ओपन या एज ओपन तो छोड़ दो। दो कैपेसिटर है यहाँ जो काम कर रहे हैं, कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर। अब नाम से ही देखोगे आप, थोड़ा थोड़ा हिंट मिल जाएगा आपको। कपलिंग कैपेसिटर में क्या करता है, ये कपल करता है एक तरह से, ये क्या करता है, एसी सिग्नल को एक नोड से दूसरे नोड पे लेके जाता है, कपलिंग कैपेसिटर, ठीक है। लेकिन अगर आप बाईपास की बात करें, बाईपास कैपेसिटर क्या करता है, ये डीसी सिग्नल और ग्राउंड के बीच में लग जाता है, ठीक है, और एसी कंपोनेंट को खत्म कर देता है।
तो वो भी ग्राउंडेड बन जाता है। तो इस तरह से प्रोड्यूसेस एन एसी ग्राउंड वाला जो सीन है, जो क्वेश्चन है, उसका आंसर असल में बाईपास कैपेसिटर होगा। ओके, ये इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कॉजेज द डिप्लीशन रीजन? डिफ्यूजन बताया तो है, अभी भी किया हमने। पीएन जंक्शन में यहाँ से यहाँ जब माइनॉरिटी या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स चले जाते हैं दूसरी तरफ, उनका डिफ्यूजन हो जाता है। डिफ्यूजन में फिर वो क्या रहता है, वहां पे एक बैरियर बन जाता होता है, और वो बैरियर को पार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि एक तरफ हाईली मोबाइल आयंस, हैवी आयंस रखे हुए हैं और दूसरी तरफ भी हैवी आयंस रखे हुए हैं, उनकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते। तो डिप्लीशन रीजन असल में डिफ्यूजन की वजह से कॉज करता है, होता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ए वोल्टेज विल इन्फ्लुएंस करंट इफ द सर्किट इज, ये तो पता ही है, बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है कि सर्किट अगर क्लोज नहीं होगा तो वोल्टेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, या करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जब सर्किट क्लोज हो जाता है तभी करंट फ्लो करता है। इसकी एग्जांपल लेनी हो तो छोटे होते लेते थे ना, कि बाहर अगर आप देखोगे तो बिजली की वायर्स जो हैं, जो मोटी मोटी वायर्स लगी होती हैं, उसमें कबूतर को तो करंट लगता नहीं है, वो उस पे बैठा है, हमें लग सकता है करंट। तो वो इसलिए क्योंकि सर्किट ही नहीं कंप्लीट होता। पिजन जो बाहर बैठते हैं वायर्स पे, उनका सर्किट कंप्लीट नहीं होता। हम बैठते हैं तो हमारा एक तो पैर पैर जमीन पे होगा तो ग्राउंडेड हो जाएंगे हम, और फिर तो सर्किट कंप्लीट हो गया, और फिर तो वो खींच लेगा सब कुछ। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन था, क्लोज सर्किट होगा तभी वो इन्फ्लुएंस कर पाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट, जिसमें अच्छा 12 क्वेश्चंस इसमें भी हैं। अच्छा है, लंबा पार्ट है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट काफी आया हुआ है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन रह गए हैं, उनसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं हम। कर ही लेंगे सारे के सारे, और ज़्यादा लंबी भी नहीं हुई क्लास, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, यानी कि हम कुछ 10 मिनट 15 मिनट और में ये भी क्लास, इसमें भी सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। चलो बात शुरू करते हैं। आपका कोई डाउट हो आप पढ़ते रहो, आपका कोई डाउट हो बीच में भेज सकते हो, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हो तो फिर तो आपके पास नोट्स वगैरह भी होंगे ही सारे, या आप ग्रुप में ही होंगे, आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल ही होगा। नहीं जुड़े हुए तो अब जुड़ जाओ। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। 2021 में बैकलॉग वाला जो पेपर हुआ था उसमें 12 क्वेश्चन थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो करते हैं, एक एक करके सीखते हैं। तो दिस वाज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। टर्मिनल काउंट पूछा है मॉडुलस 13 बाइनरी काउंटर का, मॉडुलस 13 बाइनरी काउंटर। तो देखो इसमें क्या रहता है, मॉडुलस 13 में जो नंबर आपको प्रोड्यूस करना है ना, वो देखो कि 2 की कितनी पावर से छोटा है। तो 2 पावर n से छोटा नंबर होना चाहिए। तो अगर हम 2 पावर 4 पे ही चले जाएं, दैट इज 16, तो ये छोटा हो गया नंबर। यानी कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज तो पहले लिख लो वैसे ही, कि इसके लिए आपको 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। ठीक है, 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। अब क्वेश्चन कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए उस पे नहीं है, आ भी सकता है लेकिन उस पे नहीं है। आपको क्या बताना है, टर्मिनल काउंट बताना है। तो इसके लिए देखो कि जो भी नंबर लिखा होता है हम उससे पिछले नंबर तक जाते हैं। पिछला नंबर कौन है, 12 है। ओके, 13 मॉडुलस है ना, तो पिछला नंबर 12। अब आप बाइनरी में 12 बना लो, बाइनरी में 12 बनता है 0 0 1 1, इससे ये 2 रेज़ टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा। आपको आता है ना बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 2 रेज़ टू पावर 0, this will be multiplied with 2 raised to the power multiplied with 2 raised to the power 1, और इधर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 2 पावर 2 से, और इधर वाले को करोगे 2 पावर 3 से। तो ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 0, और ये हो गया 0। ठीक है, यानी कि 1100 से आपका 8 बन रहा है, सॉरी 8 प्लस 4 12 बन रहा है। ठीक है, 12 बन रहा है ना, तो 12 बन रहा है, पिछला नंबर तक हमने जाना था 12 तक, 12 तो बन गया।
यानी कि इसका आंसर है 1100। जो टर्मिनल काउंट ये पूछ रहे हैं उसका आंसर है 1100 यानी कि 12, पिछला नंबर सीधा। और ये आपको कन्वर्ट करना आता होना चाहिए, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हमने क्लास में किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो क्या होगा रेजिस्टेंस पे? रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी, और क्या होना है। फोटोडायोड में भी ऐसे ही होता है, पढ़ाया था आपको फोटोडायोड, ठीक है। तो उसमें भी मतलब ये ऐसे ही होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हो और रेजिस्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि वो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है, उससे सेंसर ऑन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओम शीट रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये एक स्पेशल तरह की रेजिस्टेंस है which is called शीट रेजिस्टेंस। पूरी शीट की रेजिस्टेंस देखने लग जाते हैं इसमें, विद इन द गिवन एरिया पूरी शीट की। ओके, तो इसके यूनिट्स पूछे हैं सिर्फ। अब देखो होता क्या है कि इसके यूनिट्स वही हैं जो ओम के हैं, जो रेजिस्टेंस के हैं, ओम, ठीक। लेकिन फिर इसका नुकसान ये होगा कि अगर हमने ओम लिखा तो उसे पता ही नहीं लगेगा कि आप ये वाली इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो या प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो या शीट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो, पता नहीं लगेगा। उसके लिए हमने इसे क्या किया, एक सिंबल और दे दिया, स्क्वायर, सॉरी गलत बना दिया, स्क्वायर, सिंबल और दे दिया स्क्वायर। तो इसके यूनिट्स होते हैं ओम पर स्क्वायर। ओके, ये सिर्फ इसलिए बनाया, सिंबल अलग से बनाया ताकि हम इसे कन्वेंशनल रेजिस्टेंस के साथ वेरी कर सकें, हमें पता हो कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ लेके हमने इसे जाना है। ठीक हो गया, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट जो है Si2O2 इज यूज्ड इन इनपुट इन MOSFET। तो इसका सीधा सीधा आंसर है टू इंक्रीज द इनपुट इंपीडेंस। हमें इंक्रीज करना होता है इनपुट इंपीडेंस को, तो हम SiO2 यूज कर लेते हैं MOSFET में। MOSFET का बेसिक प्रिंसिपल वगैरह एक बार रिवाइज कर जाना जरूर, बेसिक ये सिंपल है, लेकिन वैसे हमने यहाँ क्वेश्चन में अगर कर लिया तो भी काम चल जाता है, और आपको असाइनमेंट में सारे क्वेश्चन उस हिसाब के दिए हुए हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसी कोई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर क्या होता है? तो रिपल फैक्टर बस देखने की जरूरत ही नहीं है, कितना होता है 48 के करीब, 0.482 लगा दो। इसी के साथ मैं आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का भी बता देता हूँ, उसमें गामा जो है आपका 1.21 था, हाफ वेव में 1.21, ठीक है। तो ध्यान रखना, हाफ वेव का भी बताओ, फुल वेव का भी बताओ, और ये रिपल फैक्टर है। अगर एफिशिएंसी पूछ ली फिर हाफ वेव में थी 46 पॉइंट समथिंग, और फुल वेव की एफिशिएंसी होती है इसकी डबल, 90 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो इस तरह से, या 80 पॉइंट समथिंग एफिशिएंसी नोट्स में दी हुई है आपको, ठीक है। यहाँ पे हाँ, मेरे को लगता है नंबर गलत कर रहा हूँ, यहाँ 46 नहीं होता, 40.6 होता है, और यहाँ इसका डबल 81.2 होता है, 81.2। ओके, कुछ इस तरह से 81.2, यस, इस तरह से हम सारे नंबर्स ले लेते हैं, एफिशिएंसी वगैरह ले लेते हैं, और रिपल फैक्टर भी ले लेते हैं, और फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ स्ल्यू रेट। स्ल्यू रेट क्या होता है? स्ल्यू रेट होता है चेंज इन वोल्टेज पर यूनिट टाइम, मतलब आउटपुट वोल्टेज के साथ इनपुट वोल्टेज के साथ आउटपुट वोल्टेज कितना चेंज कर रही है वो होता है, लेकिन इसमें आप पर यूनिट टाइम लगा दोगे तो वो रेट बन जाएगा, ठीक है। तो स्ल्यू रेट पूछा है, दैट विल बी वोल्टेज अपॉन सेकंड, वोल्टेज अपॉन सेकंड, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन था, कोई मुश्किल बात नहीं थी। नेक्स्ट कर लेते हैं जल्दी से, ये तो कुछ है ही नहीं। आई, ई, बी और सी में रिलेशन पूछा है, तो हमें पता ही है कि आई इज सम ऑफ दीज टू। नेक्स्ट कर लेते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि इसे किस पे चलाते हैं, इसे नॉलेज पे और वोल्टेज पे चलाते हैं। सो एफईटी इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, नाम से ही मतलब डेफिनेशन से ही आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए गेट विद ओनली वन इनपुट वन आउटपुट, तो नॉट गेट होता है, बेसिक सा तो है। ऐसा गेट सिर्फ नॉट गेट ही होता है जिसमें एक ही इनपुट होती है, एक ही आउटपुट होती है। वन भेजोगे तो जीरो बना देगा, जीरो भेजोगे तो वन बना देगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है, व्हेन ए पीस ऑफ कॉपर एंड जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम टेम्परेचर दिस टू दिस, यानी कि टेम्परेचर जो है 1 से नीचे चले गए, आप इसमें T2 तक टेम्परेचर उस वैल्यू से नीचे चले गए, है ना। तो विद द डिक्रीज और इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो भी ऑडियंस इंटरेस्टेड है सिर्फ लड़ाई देखने में, और सिर्फ लड़ाई क्या देखनी है, सिर्फ टेम्परेचर के साथ कंपटीशन है ना, तो कोलिजन्स कितने हो रहे हैं और कितना वो भाग रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, सब वो चल रहा है। तो टेम्परेचर के साथ अगर आपने देखना है कि रेजिस्टेंस, कोलिजन्स, रेजिस्टेंस, लड़ाई इसलिए बोल रहा हूं, अगर वो देखना है, अगर आपने देखना है मेटल में, सिर्फ मेटल में, तो विद टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे, बात करोगे इंसुलेटर की, या फिर आप बात करोगे सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर की, तब क्या होगा, तब ये उल्टा चलेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा टेम्परेचर डिक्रीज करने से, और डिक्रीज करेगा इंक्रीज करने से। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन आ जाएगा सी, जिसमें Cu जो है वो डिक्रीज कर रहा है और जर्मेनियम जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ओपैम्प का क्वेश्चन आ गया एक, चलो एक तो आया इतने टाइम बाद। तो सडन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है उसकी इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस या फीडबैक रेजिस्टेंस आपको दे दिया, क्लोज लूप गेन बताना है। तो क्लोज लूप गेन के दो फॉर्मूले सीख लो अभी। क्लोज लूप वोल्टेज गेन होता है ये बेसिकली, एक फॉर्मूला है 1 प्लस RF अपॉन R इनपुट, ओके, और दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ RF अपॉन R ऑफ इनपुट, ओके। ये दो फॉर्मूलाज हैं। तो ये कब आएगा, माइनस साइन कब आएगा, माइनस साइन तो तब आएगा ना जब आप इन्वर्टिंग लगा दोगे, इन्वर्ट कर दोगे, उसे नेगेटिव पे लगा दोगे। और प्लस साइन कब आएगा, जब ये वाला प्लस साइन आएगा जब आप उसे नॉन इन्वर्टिंग पे लगाओगे, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट दोगे या उस पे लगाओगे, ठीक है। तो अब आपको नॉन इन्वर्टिंग दिया हुआ है, तो आप पुट कर दो वैल्यूज, कितनी आ जाएंगी, 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 101, ये आपका आंसर आ गया। 101 है क्या कहीं पे, है, सी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर है, ओके। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर वहां पे गलत दिया हुआ है तो देख लेना। फंक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर पूछा है, इज टू कन्वर्ट, किसको किस में कन्वर्ट करता है ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, बिल्कुल ठीक। लैंप जो होता है ना वो भी एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांसड्यूसर है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर बोलते हैं उसे। तो लैंप यानी कि ये काम करता है। नेक्स्ट देखो, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यस। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन साउंड वेव्स को लेके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और थर्ड जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू मैकेनिकल क्वांटिटी, ये उसमें भी है, मोटर में मेनली यही तो ऐसा सही तो काम होता है। तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल ठीक हो गई, यानी कि ऑल ऑफ दीज आंसर ठीक होना चाहिए था, ठीक है। और पर उन्होंने वैसे बी दिया था, बी तो पक्का ही, माइक्रोफोन तो है ही एग्जांपल ट्रांसड्यूसर की, ये भी और ये भी, ये दोनों ऐसे हैं जैसे आउटपुट ट्रांजिस्टर हो, आउटपुट ट्रांसड्यूसर हो, मतलब आउटपुट ओरिएंटेड हो गए एक तरह से, तो इस तरह से लिया हुआ है। लेकिन आंसर अगर उसे आउटपुट से लेंगे तो शायद इसे ना लिखो, अदरवाइज तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होना चाहिए, और खत्म। इसी के साथ हमारे ये वाले सारे क्वेश्चंस भी कवर हो गए हुए हैं, आज के समाचार समाप्त करते हैं,
ठीक है, सॉलिड स्टेट के सारे क्वेश्चंस, इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे क्वेश्चंस एंड विद प्रॉपर डिस्कशन। जो ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन मैंने कोशिश की है कि सारे ऑप्शन मैं क्लियर करके चलूं, लेकिन जो टॉपिक्स हैं लंबे लंबे हैं, मेन मेन लंबी लंबी बातें हैं, वो तो सिलेबस में बीच में ही सिखाई जाती हैं, वीडियो लेक्चर में पूरे क्लास में ही सिखाई जाती हैं। ये डाउट सेशन में या एक पर्टिकुलर पेपर सॉल्व करने में तो नहीं सिखाई जा सकती। बहुत लंबे टॉपिक्स हैं, बहुत लंबा काम है, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम इसमें मैं कवर कर सकता था मैंने, मेरे को लगता है किया है। फिर भी कोई कमी रह गई हो, कोई आपको लगता हो डाउट क्लियर नहीं हुआ, डाउट बढ़ गया, कुछ भी एक्स वाई जेड पूछना हो, कुछ गलत बोला गया हो, कुछ ऊपर नीचे बोला गया हो, तो वो भी आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, ठीक है। और सब सही हो तो, नहीं तो फिर लाइक लुइक ही कर देना, फिर और क्या कर देना चाहिए कभी कभी ये भी, ठीक है। और डाउट जरूर भेज देना, कुछ भी दिक्कत होगी और हम मिलेंगे। कुछ भी दिक्कत होगी तो मेरे को बताना, अगली क्लास में मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और ये सीरीज मैं आपको एक और बार बता दूं कि जिस तरीके से हम ये जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ एक मास्टर कैडर में नहीं, लेक्चरर कैडर या किसी भी एमएससी एंट्रेंस के आप एस्पिरेंट हो सकते हो, सभी बच्चों के, सभी स्टूडेंट्स के ये काम आने वाले हैं, ये चीजें सीखने वाली हैं, ठीक। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर, आज की सभा, आज के समाचार समाप्त करते हुए मैं अलविदा लेता हूँ। आप साथ में जुड़े रहो और डाउट्स पूछते रहो और काम करते रहो, काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले टॉपिक, अगले डाउट्स के साथ। और तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर, और सी यू सून, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर दैट। ओके।